आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाते से हमें 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय खाता अर्थात रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से हमें एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट बनाना है। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। हमारे पास प्राप्तियां और भुगतान दो पक्ष दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे मदें आती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आय और व्यय खाता होता है वह आयगत प्रकृति का खाता होता है, इसलिए उसमें केवल आयगत मदों को शामिल करते हैं और आय व्यय खाता उपार्जन आधार पर बनाया जाता है, इसलिए उसमें केवल करंट ईयर की सभी मदों को शामिल करते हैं, चाहे आय हो चाहे व्यय। आगे या पिछले वर्ष की उसमें मदों को शामिल नहीं किया जाता, इसलिए हम उनको देख लेते हैं एक बार। किस किस मदों को हम शामिल करेंगे यहाँ पर। सदस्यों चंदा आयगत मद है, इसको हम शामिल करेंगे। प्रवेश शुल्क को शामिल करेंगे। पुराने खेल सामग्री की बिक्री ये आयगत नहीं है, इसलिए हम शामिल नहीं करेंगे। मैदान का जो किराया है वह भी हमें प्राप्त हुआ है, आयगत होता है, इसलिए हम शामिल करेंगे। टूर्नामेंट के लिए चंदा जो हमें प्राप्त हुआ है 60,000 रुपये का, वो भी हम शामिल करेंगे। ओके, लेकिन जो आजीवन सदस्यता शुल्क दिया गया है ये 20,000 का दिया गया, हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये पूंजीगत व्यय है। खेलकूद प्रतियोगिता के लिए अनुदान मिला है 6 लाख का, हम देखते हैं इसके लिए क्या करना है। उसके बाद हमें इसी प्रकार उसके भुगतान पक्ष में देखते हैं। भुगतान पक्ष के अंदर शेष को हम शामिल करेंगे नहीं, और फील्ड और पवेलियन की देखभाल जो मद दी गई है 1,15,000 की, उसे हम शामिल करेंगे। टूर्नामेंट वे जो दिए गए हैं उन्हें भी हम शामिल करेंगे। दरें और बीमा दी गई उन्हें शामिल करेंगे। दूरभाष शामिल करेंगे। डाक और जो कोरियर व्यय है उन्हें बिल्कुल शामिल करेंगे, या सभी आगत व्यय होते हैं। छपाई और लेखन सामग्री व्यय भी शामिल करेंगे, और विविध व्यय यह भी हम बिल्कुल शामिल करेंगे। तो सचिव को सम्मानार्थ पारिश्रमिक दिया गया है उसको भी शामिल करेंगे। और घास के बीज हमने 26 रुपये खरीदे हैं, ये भी आगत होते हैं कि हम बार बार खरीदने पड़ते हैं, ये भी हम शामिल करेंगे। विनियोग 6 लाख का किया गया, ये शामिल नहीं करेंगे। और अंत में खेल के सामान का क्रय किया गया है 68,000 रुपये, ये भी एक पूंजीगत व्यय है, इसलिए हमें इसे शामिल नहीं करेंगे। और अंत में एक दोबारा शेष आता है जो हम आय व्यय खाते के अंदर नहीं ले जाते। अब हम क्वेश्चन के नीचे कुछ अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसे देखने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा गया है, टूर्नामेंट खाते से जो आदि के एवं दान को जो आता है उसको स्थायी पवेलियन के निर्माण के लिए संचय निर्माण करने में यूज करेंगे। ये किसकी बात कर रहा है? जो हम ये खाता बनाएंगे उसमें जो आदि की आएगा वह राशि, और जो दान मिला है हमें, मैंने आपको दिखाया था, ये जो मिला है अनुदान जो हमें मिला है 6 लाख रुपए का, इसकी बात कर रहा है ये। इसे हम संचय निर्माण में शामिल करेंगे, इसलिए ये दोनों अमाउंट हमारे इस खाते में नहीं आएंगी। इसके अलावा 31 मार्च 2018 को अप्राप्त चंदा है 42,000 रुपये, इसलिए ये इस बार के चंदे में जुड़ जाएगा। और 50% खेल के सामान का और 30% छपाई और लेखन सामग्री को अपलिखित करना है। अपलिखित का अर्थ है इन दोनों अमाउंट को जितना इसमें लिख रखा है 50% और 30%, ये हमें आय और व्यय खाते में लिखना है। जो बची अमाउंट रहेगी वो सारी बैलेंस शीट के अंदर चली जाएगी। अब हम हमारे खाते की तरफ जाते हैं और सबसे पहले खाता बनाने की कोशिश करते हैं। आय व्यय खाते के अंदर दो पक्ष होते हैं, जिनमें एक होता है भुगतान पक्ष और एक होता है आय पक्ष। जो सबसे पहला पक्ष होता है वो भुगतान पक्ष होता है। और दूसरा पक्ष होता है वो आय पक्ष होता है। अब हम हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भुगतान की सभी मदों को लिख लेते हैं, जो वहां पर हमने टिक लगाए थे कि सभी आयगत मदें हैं, उन सभी मदों को हम नीचे क्वेश्चन में लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली मद हो जाएगी फील्ड और पवेलियन की देखभाल का जो व्यय है। मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिखूंगा ताकि हमारे समय की बचत हो, मैं इतना लिख रहा हूँ, फील्ड की देखभाल।
और ये जो हो गई हमारे पास इसकी अमाउंट है वो 1,15,000 रुपये है। उसके बाद में जो टूर्नामेंट के नाम से वह दिए गए हैं ऊपर क्वेश्चन में, टूर्नामेंट वे दिए गए हैं, वे भी 40,000 रुपये के दिए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो दरें दी गई थी, दरें व बीमा नाम से एक ऑप्शन था हमारे पास में, उनकी अमाउंट है 10,000 रुपये। उसके बाद में जो दूरभाष या टेलीफोन के जो खर्चे थे, उन्हें दूरभाष बोलते हैं, जो दूरभाष के खर्चे हैं उनको हम लिख लेते हैं, वे हमारे पास है 3500 रुपये के। ओके। उसके बाद में आगे दिए गए थे डाक के वे, जो पोस्ट करने के वे होते हैं किसी भी कंपनी के जरूरी दस्तावेजों को, उसके वे हमारे पास वे लगे हैं 4,000 रुपये के। उसके बाद में छपाई के वे शामिल है इसके अंदर। जैसा कि ऊपर अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि हमें केवल 30% ही छपाई का जो वे होता है उसको शामिल करना है, इसलिए हम देख लेते हैं। वह हमारे पास जो छपाई का टोटल वे थे वह हमारे पास थे 26,000 के, और उसमें से केवल 30% हमें अप्लिकेट करनी है अमाउंट को। तो जो 30% निकल के आएगी वो हमारे पास अमाउंट आएगी 7800 रुपये, 7,800 रुपये। ओके। उसके बाद में जो अतिरिक्त व्यय दिए गए थे विविध व्यय नाम से, हम उनको लिख लेते हैं, और वे हमारे पास है 4400 रुपये की। ओके। उसके बाद में जो सचिव को हमने पारितोषिक दिया था अतिरिक्त आखिर के अंदर, वो भी हम आयगत के अंदर शामिल करेंगे, और उसकी अमाउंट हो जाएगी ऊपर दी हुई है 30,000 रुपये की। इसके बाद हमने बीज खरीदे थे जो हमें हर साल खरीदने पड़ते हैं, इसलिए ये भी एक आयगत में शामिल है, और इसकी अमाउंट भी हो गई 2600 रुपये। इसके बाद हमने आखिर में खेल का सामान खरीदा था, क्योंकि हमें हर साल खरीदना पड़ता है। इसकी अमाउंट है हमारे पास में 34,000 रुपये। ये हमारे सभी प्रकार के खर्चे पूरे हो चुके हैं एक बार। अब हम सबसे पहले जितनी भी आय हमारी बची हुई उन आय को देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या क्या लिखना है, चंदा लिखना है, प्रवेश शुल्क लिखना है, किराया लिखना है, और चंदा की अमाउंट लिखनी है। उसके बाद में आजीवन सदस्य शुल्क नहीं लिखना है और अनुदान नहीं लिखना है। इसके अलावा जो यहाँ पर 42,000 का प्राप्य चंदा था उस अमाउंट को भी हमें दिखाना है। देखिए, खेल के सामान का क्रय हमने टोटल 68,000 रुपये का किया है, लेकिन हमने क्वेश्चन के अनुसार 50% ही अप्लिकेट किया है, इसलिए हमने ये सीधा जो है ना बिना निकाले हुए यहाँ पर 34,000 रुपये लिख दिए इसका। ठीक है। अब हम हमारी आय की मदों को लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली और जो इम्पोर्टेंट मद होती है लाभकारी संस्थाओं के लिए, वो लिखते हैं चंदा। चंदे की इस वर्ष की जो राशि दी गई थी, मैंने आपको ऊपर बताया कि ये 2,50,000 रुपये दी गई थी, और उसके बाद में अप्राप्य जो दिखा रखी थी अमाउंट, वो दिखा रखी थी 42,000 रुपये। इसलिए इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो ये 2,92,000 रुपये इसका टोटल हो जाएगा। उसके बाद में जो प्रवेश शुल्क होता है ये आयगत होता है कि हर सालाना होता है। अगर ये आजीवन होता तो यहाँ पर लिख दिया जाता, इसलिए ये भी आयगत है, और ये इसकी अमाउंट है 15,000 रुपये। इसके बाद में हमारे पास एक मद है किराया, जिसे हम रेंट बोलते हैं। किराए से भी हमें इनकम प्राप्त हुई है, ये सालाना और हर महीने प्राप्त होती है, ये भी आयगत मद है 28,000 रुपये। और अंत में हमारे पास जो अमाउंट है वह है चंदे की 60,000 रुपये। हमें अतिरिक्त चंदा प्राप्त हुआ था, इसलिए हमने इसे भी लिख लिया। हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हमें केवल दोनों पक्षों का योग करके हमें देखना है कि हमारे पास आय या व्यय में से किसकी अधिकता रही है। सबसे पहले हम हमारे इसका व्यय लगाने की कोशिश करते हैं। हमने जब अपनी सभी आयों का व्यय लगा, हमारी आयों का कुल लगाया, तो ये हमारे पास अमाउंट आई 3,95,000 रुपये। ओके। और जब हमने सभी अपने इनका टोटल लगाया किसका, व्ययों का, तो वो हमारे पास निकल के आया 2 लाख। ये हमने एक बार साइड में लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि अधिक किस चीज़ का है। 2,51,300।
जैसा कि देखने पता चल रहा है हमारे पास अधिक्य है केवल हमारी व्यय आय का है व्यय पर, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर आय का अधिक्य, और जो आय का अधिक्य हमारी अमाउंट आएगी वो हम कुल आय में से कुल खर्चे को घटा देंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आएगी वो आएगी 1,43,750 रुपये ऊपर। हमने ये अमाउंट नीचे वाली देख ली है, हम इसको हटा देते हैं, इसका हमारे पास कोई यूज नहीं है। जब हम इसका अब कुल लगाएंगे तो ये भी हमारे पास यही अमाउंट निकल के आएगी 3,95,000 रुपये। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।